नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है जनता मांगे जवाब का। छत्तीसगढ़ में विदेशी सहायता का उपयोग धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने इस पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही सरकार ऐसे एनजीओ जो विदेशों से आर्थिक मदद लेकर धर्मांतरण के खेल में शामिल है, उसकी जांच कर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। वहीं विपक्ष तंज कस रही है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। इसे लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में कार्यरत कुछ गैर सरकारी संगठनों को दी गई फंडिंग के दुरुपयोग को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस विदेशी सहायता का उपयोग धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर विदेशी धन प्राप्त करती हैं, लेकिन इसकी आड़ में स्थानीय लोगों को भ्रमित कर लालच देकर चंगाई के माध्यम से धर्मांतरण कराती है। सीएम ने कहा कि इन सभी विषयों पर जांच होनी चाहिए। जिन मकसद से विदेश से पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अब हम कई बार बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और एक बंद होना चाहिए। इधर कांग्रेस ने सीएम साय द्वारा धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की आशंका जाहिर करने पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सीएम का बयान हास्यास्पद है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। प्रदेश के मुखिया को सोच समझ के कहना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कितने केस आए, क्या कार्रवाई हुई। पहले कार्रवाई करने के बाद बताना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद बयान है। केंद्र में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रहा है शिक्षा के नाम पर, उसको जो धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग हो रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार दोनों जगह है। ये तो आपको स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई करने के बाद जनता को बताना चाहिए कि हमने इस तरह की कार्रवाई करी है। इस मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साहू का कहना है कि बार बार विदेशी फंडिंग के तथ्य सामने आते रहे हैं। विदेशी फंडिंग से देश विरोधी काम होते हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे भी जारी रहेगा। उन पर लगातार कार्रवाइयां हुई भी है देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, और अभी भी जहां कहीं भी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। रोक लगे यह आवश्यक है। बहरहाल अब देखना होगा सरकार ऐसे एनजीओ पर कब तक शिकंजा कसती है और फंडिंग के मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। चलिए इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ केश चौहान बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रुपेश दुबे कांग्रेस से अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुपेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। देखिए, धर्मांतरण का खेल जो है वो छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में या छत्तीसगढ़ के गलियों में कोई नया खेल नहीं है, लेकिन जब इस पर सूबे के मुखिया आज कोई ऐसा बयान देते हैं या कोई ऐसी कार्रवाई की बात कहते हैं कि अब धर्मांतरण के खेल पर पूर्णतः पूर्ण विराम लगाने की बात कहते हैं, कांग्रेस उसे भी हास्यास्पद कह रही है। आखिर क्यों दुबे जी? राघवेंद्र जी नमस्कार, शर्मा जी नमस्कार, चौहान जी नमस्कार। राघवेंद्र जी, अजीब विडंबना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से विदेशी फंडिंग कर रहे हैं, उन्हीं की बातों को एक सिरे से नकारते। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, मामला होता है। उस क्षेत्र में कोई एनजीओ कार्य कर रहा है तो उस एनजीओ का वार्षिक ऑडिट भी होता होगा। तो ऑडिट रिपोर्ट से समझ में आ जाना चाहिए कि कहां से फंडिंग हो रही है और वो कहां खर्च कर रहे हैं। यदि विदेशी फंडिंग का मामला है तो विदेशी फंडिंग का मामला क्या देश के सरकार के बिना जानकारी के कोई भी विदेशी ताकतें या विदेशी जो एजेंसी है वो किसी राज्य के एजेंसी को या किसी भी अन्य देश के एजेंसी को क्या राशि दे सकती है? और जब यदि राशि प्राप्त हुई है
तो मात्र धर्मांतरण के नाम पर अपनी असफलता को छुपाने के लिए भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 वर्षों से अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। स्वयं बड़ी बड़ी बातें करती है, कोई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। और यदि मुख्यमंत्री जी ये बात को कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को एनजीओ का नाम रेखांकित करते हुए बताना चाहिए कि ये एनजीओ सस्पेक्टेड है। मात्र धर्मांतरण के नाम पर आप एक अफरा तफरी का माहौल जो फैलाने का जो काम कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। और चूंकि फिर से मैं रेखांकित करूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य का उन्होंने नाम लिया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर है और कानून व्यवस्था बद से बदतर है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने क्रियाकलाप को, अपनी सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। और धर्मांतरण पर कानून बनाने के लिए भारत देश के सरकार को एक देश एक कानून बनाने की बात करने की हिमाकत करना चाहिए। ठीक है, केश चौहान जी आपके पास हम आना चाहेंगे। देखिए, तमाम आरोप है कांग्रेस के और कहीं ना कहीं इसमें एक सच्चाई ये भी है कि अब तो आप डबल इंजन की बात कर रहे थे, अब तो आपकी छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार भी हो गई है। तो आपके नाक के नीचे इस तरह के जब काम हो रहे हैं उसकी जानकारी आप तक नहीं है तो आखिर कैसे होगा? शायद अब चिंता की नहीं, चिंतन या मंथन की बात इस पर होनी चाहिए। और शायद ऐसी कोशिश की बात विष्णुदेव साय ने की है, लेकिन इस पर भी जो कांग्रेस है वो बड़ा सवाल खड़े कर रही है। चौहान साहब। रघुवेंद्र जी, अगर डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की हो गई है तभी तो हम ये कड़े कानून और कड़े कदम उठाने के लिए कटिबद्ध हैं। और कड़े कानून उठाना हमारा दायित्व है। क्यों? मेरे को सिर्फ ये बता दें कांग्रेसी प्रवक्ता और कांग्रेसी नेता कि क्या आप अवैध जो धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं या उसको संरक्षण देना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप खिलाफ में हैं और उसके बाद फिर आप ही हास्यास्पद बयान देते हैं कि आप बोलते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में देख लिया जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में क्या देख लिया जाएगा? वहां पर यह देख लिया जाएगा कि धर्मांतरण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसमें इतना पैसा धर्मांतरण के लिए दिया गया, इतना पैसा इसके लिए दिया गया। जी नहीं, धर्मांतरण तो इनडायरेक्टली प्रेशर देके डलवाया जा रहा है, इनडायरेक्टली पैसा देके डलवाया जा रहा है, स्वास्थ्य के नाम पे और शिक्षा के नाम पे डलवाया जा रहा है। इसी को रोकने के लिए कि ये कानून अभी हो सकता है कि विधानसभा सत्र में हमारा लागू हो जाए और उसके बाद बहुत ज्यादा कड़कताई से ये सभी चीजें होंगी। ये एक आगाह करने वाला स्टेटमेंट था, आप खुद देख लीजिए, ये एक आगाह करने वाला स्टेटमेंट था। और जो कि गतिविधियां चल रही हैं वो बंद हो जाए, अन्यथा ये सभी चीजें हमारी जो हमारा जो शासन प्रशासन है उनको बख्शने वाला नहीं है। और ये चुनौती भी है और ये एक वार्निंग दी गई है कि आप ये सभी चीजें बंद कर दें। जैसे कि पिछले 11 महीनों में 13 धर्मांतरण के खिलाफ 13 मामले दर्ज हुए और 23 से ऊपर सिर्फ बस्तर में शिकायतें आई हैं, छुटपुट शिकायतें। और उसके बाद अभी 2 दिन पहले दुर्ग जिले के अंकलेश्वर में 97 लोगों को पूछताछ की गई। 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। वहां पर एक सभा में आप हिंदू देवी देवताओं को छोटा बताते हैं, उसके बाद अपने जो देवी देवता हैं उनको बड़ा बताते हैं और उसके बाद ये सभी गतिविधियां करते हैं। इनके खुद के जो धर्म के हैं, इनके एक पदाधिकारी, सबसे बड़ा पदाधिकारी खुद बोलते हैं कि हम जो अनरजिस्टर्ड जो चर्च हैं, अनरजिस्टर्ड जो ये संस्थाएं हैं, उनसे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वहां पर जो गतिविधियां हो रही हैं वो अलग हो रही हैं। अब मुझे आप ये बता दें कि आपने स्वास्थ्य बोला, शिक्षा बोली और उसके बाद बोला कानून, तो क्या 3 दिसंबर 2023 के बाद ये कानून और स्वास्थ्य और शिक्षा की दुर्गति हो गई है? उसके पहले से जो चला हुआ आ रहा था सिस्टम, क्या उसमें रोक नहीं लगी है?
क्या एकदम से कानून व्यवस्था खत्म हो गई है? 3 दिसंबर जैसे ही हुआ वैसे ही लूटमार, बलात्कार और सभी चालू हो गए, जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि 6.5% क्राइम रेट कम हुआ है। तो ये क्या है? सबसे मेन बात यह है कि जो संरक्षण करते हुए आए हैं, अब वो संरक्षण नहीं चलेगा और जो गैर कानूनी धर्मांतरण करेगा उसको कड़ी से कड़ी कानून की व्यवस्था से गुजरना लेकिन पड़ेगा। चौहान साहब ठीक और है, हम अच्छी बात है, कानून बनने चाहिए ये और चुनौती कड़े है। प्रावधान जी। भी होने चाहिए चौहान साहब। लेकिन एक सवाल ये भी है और बहुत बहुत बेसिक सा सवाल है कि आखिर आप जैसे कह रहे हैं कि लोगों को डायरेक्टली प्रेशर, इनडायरेक्टली प्रेशर करके लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा है, कारण क्या बन रहा है इसके पीछे? स्वास्थ्य और शिक्षा की बात रुपेश जी ने भी की, क्या सरकार की जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ताकि वो जब धर्मांतरण करने जब वो पहुंच रहे हैं तो उनको शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रलोभन दिया जा रहा है? तो ये क्या कंपैरिजन बेटरली उनको वहां मिल रहा है सरकार की बजाय, तब वो जा रहे हैं? क्या ऐसा माना जाए? रघुवेंद्र जी, गरीबी ना एक अभिशाप है। गरीबी रोज जरूरत मांगती है, उसकी जरूरतें और उसकी परेशानियां रोज होती है। लेकिन उसके बाद जो जैसे मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड चालू हुआ, उससे बहुत सारी चीजें संवरी। जब इंसान को 5-5 लाख रुपए अपनी स्वास्थ्य के लिए मिलता है, शिक्षा में हम लोग ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, जब ये सभी चीजें मिलती है, लेकिन उसके बाद भी भ्रम करके उनको फंसा के, अरे क्रेडिट कार्ड के नाम से पहले क्रेडिट कार्ड दिलवाया जाता है, पैसा दिलवाया जाता है, उसके बाद प्रेशर डलवाया जाता है, फिर दूसरे लोग आते हैं कि हम लोग आपका कर्ज माफ कर देते हैं, आप हमारे समुदाय से जुड़ जाए। ये सब चीजें चलती हैं, ये सभी चीजें चलती हैं, प्रलोभन दिया जाता है, जालसाजी की तरफ फंसाया जाता है। उसके बाद ये सभी चीजें बोला जाता है कि हमारे साथ आए, हमारी देवी देवता जो है वो आपका भला करेंगे, हमारी देवी देवता आपको यहां से उठा के स्वर्ग में ले जाएंगे, स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ऐसे भी बयान आते हैं। तो ये हाँ, स्वर्ग मिले, जी, यहीं पर स्वर्ग बना देंगे, इनका ये कहना है। ठीक है, रुपेश जी से छोटा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद बाबूलाल जी आपके पास आते हैं। रुपेश जी देखिए, बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि संरक्षण देती है आपकी सरकार और देते आई है, इसलिए आप इस तरह के सवालिया निशान आप उठा रहे हैं। और उनका एक पहले और भी सवाल था चौहान साहब का कि क्या आप इसके पक्ष में है कि नहीं, कि धर्मांतरण का जो ये खेल चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए? ये भी सवाल था। राघवेंद्र जी, कानून बना हुआ था, जिस प्रकार से केएस चौहान जी आपके प्रमुख चैनल में बोल रहे हैं कि आगाह किया जा रहा है, जो आपराधिक कृत्यों में संलिप्त व्यक्ति हैं, क्या उनको आप चेता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं? यदि कोई धर्मांतरण करने की कार्रवाई करता है, धर्मांतरण कराने में संलिप्त है, उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से गरीबी की बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, जब तक रोजगार के संसाधन सृजन नहीं होंगे, जब तक गरीबी नहीं हटेगी। यदि भाजपा की सरकार 15 साल छत्तीसगढ़ में रही, 10 साल से केंद्र में है, उसके बाद 10 साल से केंद्र में रहने वाली सरकार एक देश एक कानून बनाने की बात करती है, धर्मांतरण का कानून लागू करने की स्थिति में नहीं है। यह भाजपा की लचरता का स्पष्ट प्रमाण है। यदि भाजपाइयों को चाहिए कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून है, छत्तीसगढ़ में यदि धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं तो वो किस कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, उन पर क्या करने कानून की कार्रवाई की जा रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में जितने भी धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं या धर्मांतरण में उन्माद फैला है, उसमें सीधे तौर पर भाजपा नेताओं की संलिप्तता उजागर हुई है, थानों में अपराध दर्ज है। उसके बाद भी भाजपा किस मुंह से धर्मांतरण के कानून बनाने की और धर्मांतरण में फंडिंग की बात करती है, यह समझ से परे है। गुमराह ना करे, अपनी नैतिकता को और अपने राजधर्म निभाते हुए छत्तीसगढ़ को अशांति के टापू ना बनाए। ठीक है, आएंगे चौहान साहब, आपसे जवाब लेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बाबूलाल शर्मा जी, आपका रुख करना चाहते हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? छत्तीसगढ़ और धर्मांतरण ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के पर्याय बनते आ रहे हैं। हर रोज, हर आए दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आती हैं धर्मांतरण की और उस पर कार्रवाई की भी प्रक्रियाएं सामने आती हैं। लेकिन किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि विदेशी फंडिंग का मेल और धर्मांतरण का खेल जो है छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं टैगलाइन बनते नजर आ रहा है? देखिए, धर्मांतरण कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है। उनका आरोप है
कि हिंदुओं को जो है धर्मांतरित करके, जबरन धर्मांतरित करके, लालच दे करके जो है वो धर्मांतरण किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये इसमें राजनीतिक लाभ भी है, वो साफ साफ मिलता भी है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी इसको उठाती है, लेकिन कांग्रेस कभी इस मुद्दे को नहीं उठाती। और ये जो बात है आज नहीं, दशकों से ये चर्चा जारी है कि सैकड़ों एनजीओ ऐसे हैं यहाँ जो अमेरिका से सहायता प्राप्त है, वो आदिवासी क्षेत्र में काम करते हैं, उन पर आरोप लगते हैं ये धर्मांतरण का काम जो है अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। और जो है इन पर यह भी आरोप लगता है कि संविधान का जो प्रावधान है उसकी जो एक तो लेखना है, उसका लाभ उठाते हुए जो है ये लोग जो है ये काम कर रहे हैं। लेखना ये है कि संविधान में धर्मांतरण को उचित माना गया है, गलत नहीं माना गया, उनमें अधिकार दिया गया है, परंतु जबरन धर्मांतरण को अपराध माना गया है। बिल्कुल। अब सवाल आता है, जैसे चौहान साहब ने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली लालच देकर के जो है किया जाता है। अब इनडायरेक्टली किसी भी चीज को, अप्रत्यक्ष जो चीज हो रही है उसको आप साबित कैसे करेंगे, ये सब बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, कार्रवाई करने का सरकारों को अधिकार है। अधिकार बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र साहू ने कि आप कार्रवाई कर देते, पकड़ लेते, कोई बड़ी कार्रवाई करते, उसके बाद ये बयान अगर दिया जाता कि हमने इन एनजीओज पर कार्रवाई की है, इसको गिरफ्तार किया है, इन्होंने जो है ये दुष्परिणाम सामने आया है, इनके गलत काम सामने आए हैं। और जो है देखिए, गरीबी दूर करने का सरकार का काम है। अगर गरीबी है और गरीबी के कारण, जैसे चौहान साहब ने कहा, तो मैं भी इससे सहमत हूं कि गरीबी के कारण धर्मांतरण होता है। उनको लालच मिलता है, उनको खाने को नहीं मिलता तो वहां खाने को मिलता है, उनको वहां पे धर्म का परिवर्तन के लिए जो है मनाया जाता है, और जो है शिक्षा का और स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है, तो उससे जो है वो आकर्षित होते हैं। और जो है ज्यादा से ज्यादा आदिवासी लोगों पर ये जो है ये जंजीर फेंकी जाती है और कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं। और देखिए ये जो शुरुआत हुई है, मैं कहां से बता रहा हूं, तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी सहायता बंद करने की जो बात कही 4000 करोड़ की, वो जो है हमारे देश में वोटर जो है घर से निकले और वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके लिए वो पैसा दिया करते थे। उसी तरह जो है सैकड़ों एनजीओ है देश के, मैं तो बोलता हूं हजारों होंगे, लाखों होंगे, जो अमेरिका से पैसा प्राप्त करके भारत के अंदर काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं, किसकी आड़ में क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आता नहीं है। वो उसका एनजीओ का जो है किस तरह से ऑडिट होता है, किस तरह से उसकी देखरेख होती है, ये भी एक समझने वाली बात है। निश्चित रूप से जो है ये है बड़ा दर्दनाक मामला है एक प्रकार से। बिल्कुल। अगर दबाव दे करके धर्मांतरण कराया जाता है तो, और अगर दबाव नहीं दिया जाता तो मैं उससे कोई भर्ती होता है, धर्मांतरण करता है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आप जैसे वापसी करते हैं, धर्म में वापसी भी कर रहे हैं, आप चरण धो करके वापस लाते हैं, तो वो स्वीकार करते होंगे ना कि हमको दबाव दे करके जो है भर्ती कराया गया था, तब तो वो आपके पास आ रहे हैं। तो आपको उनसे जो बयान मिलते हैं, जिनके नाम के बयान मिलते हैं, जिन्होंने उनका धर्मांतरण कराया, बिल्कुल, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी कर देना चाहिए कार्रवाई, ताकि जो है लोगों को लगे कि हाँ भाई कोई कदम उठाया गया है। चलिए चौहान साहब बताइए, कार्रवाई क्यों नहीं? जिन लोगों को वापस लेके आ रहे हैं उनके बयान पर बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत ही शानदार ये बात कही है कि जब उनको वापस ला रहे हैं, जो वापस उनको ईसाई से क्रिश्चियन से हिंदू बना रहे हैं, तो उनसे बातचीत होती होगी, वो बताते होंगे कि ये बात रही होगी, इस तरह से ये प्रक्रिया रही होगी, और ये लोग होंगे जो इनमें शामिल हैं। तो शामिल लोगों पर, शामिल एनजीओ पर जो विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके इस तरह का काम कर रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल। जिम्मेदारी तो आप ही की थी। नहीं राघवेंद्र जी, जैसे बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने बोला कि आप इसको साबित कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आप इसको साबित करके कैसे करेंगे। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि एक्शन क्यों नहीं, तो एक्शन हो रहा है उसी चीज के, तो हम इसीलिए तो डिबेट कर रहे हैं। ये एक्शन नहीं है तो और क्या है? जो हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और अभी हम अपने सत्र में कानून को संशोधित करने वाले, कानून तो बना हुआ है,
अगर ये कानून बना हुआ है कि जबरिया या प्रलोभन दे के धर्मांतरण नहीं करना है, तो उसको टाइट करने का जो काम है वो अलग अलग तरीके से देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उस राज्य को वो उस कानून में और चीजें ऐड कर सकती है, वो चीज की जाएगी। अभी इस सत्र में हम चीजों को टाइट करके, चीजों में एक्शन लेके उन सब चीजों को रोका जा सकता है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि आप इसमें कानून बिल्कुल वो लाइए, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम लोग ये कोर्ट में जाए, जैसे एक शादी होती है, एक प्रेम विवाह जब होता है तो पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद ये सभी चीजें होती हैं। तो उसमें जो प्रलोभन देके, जो जबरिया और जो एट ए टाइम मतलब सभी चीजें करके वो जो शादी हो जाती थी, उस पर रोक लगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 100 अगर अपराध होंगे, 100 अपराध होंगे तो 80 से 90 अपराध में आपको उसके सबूत नहीं मिलेंगे, लेकिन अपराध तो हुए। ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं हुए। अगर जितनी भी FIR हुई है उससे कहीं ज्यादा अपराध भी हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध हुए ही नहीं है। चौहान साहब अब इस बात पर चौहान साहब अपराध हुए। ठीक है चौहान साहब, इस बात पर अब मुहर लगाया जाए कि अब आने वाले समय में धर्मांतरण का जो खेल है वो रुकते नजर आएगा, है ना? देखिए राघवेंद्र जी, मैं ये बोलता हूं कि हम चोरी के लिए कड़े कानून ला सकते हैं, हम चोरी को रोकने के लिए अपनी चौकसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि रोक लग जाएगी चोरी में, तो ये कहीं ना कहीं जाके अभी असंभव लगता है। किसी भी अपराध में आप कोई भी अपराध ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, वर्ल्ड में कहीं भी ले लीजिए, क्या लंदन जैसे जगह में, क्या डेवलप्ड कंट्रीज जगह में क्या अपराध नहीं हो रहे, क्या चोरियां नहीं हो रही, क्या बलात्कार नहीं हो रहे, क्या धर्मांतरण नहीं हो रहा है। लेकिन व्यवस्था जो है वो सरकार को देनी पड़ेगी कड़काई से। ठीक है, और कड़े कानून बनाने चाहिए। आपकी तबीयत भी सही नहीं लग रही है चौहान साहब, ठीक है, आपकी इसी प्रतिक्रिया के साथ तबीयत भी आपकी सही ठीक नहीं लग रही है। चलिए दुबे जी, आपका रुख कर लेते हैं। आखिरी प्रतिक्रिया हम चाहते हैं, इस कमेंट, आखिरी कमेंट आपके इस पे चाहते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या कुछ कहेंगे? देखिए तमाम चीजें हैं, सरकार तो कह रही है, अब भारतीय जनता पार्टी निरंतर अब कह रही है कि इस कार्य में वो लग गई है और आने वाले समय में धर्मांतरण पर लगाम, पूर्ण विराम नहीं लेकिन लगाम लगते जरूर नजर आए। राघवेंद्र जी, भाजपा सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है। जिस प्रकार से के शर्मा जी ने रेखांकित किया, जो धर्मांतरित होकर के वापिस आ रहे हैं उनके चरण धुला करके जिस प्रकार से उसको राजनीतिकरण का रूप दी हुई है, तो वैसे व्यक्ति जो धर्मांतरित होकर के जो धर्मांतरण किए हुए थे वो वापिस आ रहे हैं, तो उनसे बयान दर्ज करा करके उनको किसने धर्मांतरित कराया था और वो धर्मांतरित होकर के अपने पुनः वापिस धर्म में आ रहे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य की विषय वस्तु है। उनका बयान दर्ज कराना चाहिए और दोनों जिसने कराया है उसके ऊपर अपराध दर्ज कराना चाहिए। साक्ष्य की विषय वस्तु है, साक्ष्य प्रमाणित है, लेकिन भाजपा सरकार की निकम्मेपन के सीधे निकम्मेपन ही कहा जाएगा। ये सिर्फ धर्मांतरण के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्मांतरण के नाम पे नौटंकी करते हैं, धर्मांतरण पे कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नहीं है। और धर्मांतरित व्यक्ति आने के बाद यदि किसी के ऊपर अपराध दर्ज होता है, किसी कोई मारपीट का अपराध दर्ज करता है, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका बयान दर्ज किया जाता है और मामला न्यायालय में जाता है। जो व्यक्ति जिसका आप चरण धो करके धर्मांतरित कर वापस ला रहे हैं, उनसे बयान दर्ज करा लीजिए, उनसे बयान दर्ज कीजिए और उनके बयान के दर्ज पे FIR दर्ज कर कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक भी मामला छत्तीसगढ़ में ना तो 15 साल में और ना ये 1.5 साल में भाजपा सरकार ने किया है। ऐसी स्थिति में भाजपा सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के नाम पे राजनीति करती है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, चौहान साहब 13 मामले। ठीक है चौहान साहब, आपने आंकड़े शुरू में बताए थे, आंकड़े शुरू में आपने बताए थे 11 महीने में और इनके 5 सालों में इन्होंने कितने धर्मांतरण के मामले किए?
34, उसके बाद दिल्ली जाके ये मुख्यमंत्री वहां पर जाके वहां के धर्म के ठेकेदारों के साथ मुलाकात करके आते हैं और उनको आश्वासन देके आते हैं कि अब जाके कोई भी एफआईआर नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, इसका विश्वास रखिए। चलिए, ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। आपकी जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई है वो सब जानते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ सब जानते हैं। चौहान साहब, समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है। चौहान साहब, रोक रहा हूं आपको। चौहान साहब, ठीक है, आंकड़े आपने बता दिए हैं, दुबे जी के पास भी वही मुस्कुरा रहे हैं, आंकड़े उनके पास पहुंच गए। बाबूलाल शर्मा जी, कैसे खत्म होगा ये पूरी जो कहानी है? इस पर पूर्ण विराम की बात तो वो नहीं कह रहे हैं, लगाम की बात कर रहे हैं। आप अपने नजरिए से इस पूरे मामले पर किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ इसका रिजल्ट या बात करें, क्या कुछ इस पर रूल्स या रेगुलेशंस की, जिस तरह से हम शुरू से बात कर रहे हैं, क्या कुछ होगा जिसके बाद इस पर लगाम लगते नजर आएगा? मैंने तो कहा, देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि जोदेव परिवार बहुत अच्छा काम कर रहा है इस मामले में, इससे कोई शक नहीं। उनको चाहिए, जो लोग भी आयोजन कर रहे हैं उनको चाहिए कि बयान लेकर के जो है उन लोगों का नाम पता लगाए जिन्होंने उनको जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराया। चौहान साहब सुनते रहिए। नामजद एफआईआर दर्ज करवा करके जो कड़ी कार्रवाई करे, और ये काम दोनों दलों को, गरीब आदिवासियों की इस मजबूरी का जो फायदा उठा रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ जो है दोनों दलों को मिल करके जो है, सभी को मिल करके जो है काम करना चाहिए। किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना कोई नहीं उठा सकता, ऐसा हर सरकार को चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस के लोग हो या भाजपा के लोग हो, सबको उन पर विचार करना चाहिए और उसका कोई गरीबी का फायदा न उठा ले, इस पर जो है साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, विदेशी फंडिंग का मेल और कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल जो है छत्तीसगढ़ में देखने को बड़े ही व्यापक स्तर पर मिलता है, जिसके बाद विष्णुदेव साय इसको लेकर चिंतित नजर आए, लेकिन उनके इस चिंतन और मंथन पर कांग्रेस ने उस पर भी एक बड़ा सवाल लगाया, उसे हास्यास्पद बताया। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से अब शायद सरकार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर टाइट नजर आती है, इस पर क्या कुछ अब कड़े कानून आते हैं और किस तरह से इस पूरे धर्मांतरण खेल पर पूर्ण विराम लगता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।